स्वागत है आप सभी का डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जहां पे कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट के अध्यायवार तरीके से एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी से। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि आपको एनसीईआरटी पढ़े बिना आप कुछ सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को समझ ही नहीं सकते। हालांकि इकोनॉमिक्स उन सब्जेक्ट्स में तो आता है, लेकिन अभी जैसे प्रश्न में पूछे जाते हैं विशेष रूप से बीपीएससी और यूपीएससी के प्रश्न, उसमें आपके लिए जो यहाँ आप एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे उसके साथ साथ करंट अफेयर्स और जो कह सकते हैं एडवांस स्टडीज, उसकी बहुत आवश्यकता है। खैर, हम लोग आज ये शुरुआत कर चुके हैं और जब तक हम लोग 12th क्लास के एनसीईआरटी तक ना पढ़ ले तब तक ये सीरीज खत्म नहीं होगी। हालांकि ये वीडियोस बहुत दिनों तक YouTube पे उपलब्ध नहीं रहेंगे। इन सारे वीडियोस को कुछ दिन बाद हम लोग अपने ऐप पे शिफ्ट करने वाले हैं, जहां पे कि ये आपके लिए निशुल्क उपलब्ध रहेंगे, निशुल्क रूप से उपलब्ध रहेंगे। लेकिन यहाँ पे YouTube पे ये वीडियोस ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। तो इन वीडियोस का आप हमेशा लाभ उठा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्ले स्टोर से जाके हमारे ऐप को इंस्टॉल करें और ऐसे वीडियोस का लाभ आप हमेशा उठा सकें। चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोग का एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का, वो कहता है पालमपुर की कहानी। तो पालमपुर के बारे में कहा जाता है कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जहां के बारे में पढ़ के हम लोग उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों को समझेंगे। उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के लिए लगने वाली जरूरत की चीजें क्या क्या होती हैं, एक गांव में क्या क्या उत्पादित होता है, इत्यादि बातें इस चैप्टर का विषय वस्तु वस्तु है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पालमपुर में जो मुख्य क्रिया है वो है खेती, जैसे कि सारे गांव में अक्सर देखा जाता है। चलिए, इसके अलावा कहा जा रहा है कि सारे लोग गांव में खेती ही कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि नहीं, जबकि कई अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण यानी छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के कार्य चलते हैं वहां पे, डेयरी के काम चलते हैं, परिवहन आदि के भी काम वहां पे किया जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आगे हम लोग को बोला जा रहा है कि उत्पादन की क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है और ये इन संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो या मुख्यतः कितने तरह के होते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, मानव निर्मित संसाधन हो सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं हो सकती है, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। तो इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है उत्पादन के लिए। हालांकि इनका भी आगे चल के हम लोग देखेंगे वर्गीकरण किस आधार पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को आगे जाने को मिलता है कि पालमपुर की कहानी से हमें एक विदित होगा कि गांव की इच्छित वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधनों को किस प्रकार समायोजित किया जाता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उनको किस तरीके से यूज करके मिक्स एंड मैच करके हम लोग उत्पादन करते हैं। हालांकि आपको एक चीज और बता दें कि ये जो पालमपुर गांव है ये पूर्णतः काल्पनिक गांव नहीं है। इसके बारे में हालांकि परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा कि ये कथा जो है आंशिक रूप से एक कोई गिलबर्ट 18 नाम के एक शोधकर्ता रहे थे, उनके शोध के आधार पर ये कहानी लिखी गई है। और ये जो आधार है वो क्या है, उत्तर प्रदेश की एक जिला है बुलंदशहर, वहां के एक गांव से लिया गया है। ठीक है, हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, फिर भी हम लोगों ने जान लिया। खैर, पालमपुर की कहानी में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि पालमपुर जो है आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति जो है वो जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे बगल में एक बड़ी एक गांव है जिसका नाम है रायगंज, और एक कस्बा है जिसका नाम है शाहपुर। हालांकि ये भी परीक्षा बिंदु से इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। यहाँ पे पालमपुर जो गांव है उसकी सबसे मुख्य विशेषता ये है कि ये कह सकते हैं कि भारत का ही एक छोटा रूप है। तो यहाँ पे जिस तरह से भारत में अधिकतर लोग जो है खेती से जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पे भी ज्यादातर लोग खेती से ही जुड़े हुए हैं।
और कह रहा है कि भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन विधियों जैसे गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, यानी कि जो गांव के जो मुख्य आर्थिक गतिविधियां हैं उसको या तो कृषि के रूप में हम लोग देखते हैं या फिर गैर कृषि के रूप में देखते हैं। तो कृषि के बारे में हम लोग को तो समझ में आता है कृषि क्या होता है, गैर कृषि में क्या क्या चीजें आती हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि लघु विनिर्माण, यानी कि हमने कहा कि छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के कार्य, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल होता है किसमें, गैर कृषि क्रियाओं में। चलिए आगे हम लोग इसी कहानी पे आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लोग को बताया जा रहा है कि उत्पादन आखिर होता क्या है। तो कहा जा रहा है कि उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना है जिसकी हमें आवश्यकता है। यानी कि जब तक आपको किसी चीज की आवश्यकता ना हो तब तक उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग जो हमेशा पढ़ते हैं ना कि जो आविष्कार है वो उसकी जननी जो है वो जरूरतें हैं, तो यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है। यहाँ पे आगे हम लोग को मिलता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। अब वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो उसमें पहली आवश्यकता के बारे में कही गई है कि पहली आवश्यकता जो है वो भूमि है, और सिर्फ भूमि ही नहीं, भूमि के साथ अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, ऐसी चीजों की भी जरूरत पड़ती है। दूसरी जो आवश्यकता है वो है श्रम। अब श्रमिक कैसे होते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे आगे मिल रहा है कि श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं। एक श्रमिक वैसे होते हैं जो कि पढ़े लिखे होते हैं, और दूसरे श्रमिक वैसे होते हैं जो पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन उनका जो शारीरिक क्रिया है, करने की क्षमता है, वो दूसरों के अनुपात में ज्यादा है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि लेबर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो बौद्धिक स्तर पे काम करते हैं और एक जो शारीरिक स्तर पे काम करते हैं। जो बौद्धिक स्तर पे काम करते हैं उनको हम लोग कहते हैं नॉन मैनुअल लेबर, और जो लोग शारीरिक रूप से काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं लेबर या फिजिकल लेबर। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि जो तीसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है उसको हम लोग कहते हैं भौतिक पूंजी या फिजिकल कैपिटल। अब ये भौतिक पूंजी क्या होता है इसके बारे में हम लोग को आगे जानने को मिल रहा है। तो भौतिक पूंजी जो होता है वो 2 प्रकार की, भौतिक पूंजी 2 प्रकार की होती है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्थायी पूंजी, और दूसरे को हम लोग कहते हैं कार्यशील पूंजी। अब स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी क्या होती है उसके बारे में यहीं पर हम लोग को लिखा हुआ मिल जा रहा है कि औजार, मशीन, भवन, ये इनकी खासियत ये होती है कि इनका उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। यानी कि जिस कैपिटल का हम लोग बार बार रिपीटेडली इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्थायी पूंजी। ठीक है। लेकिन कार्यशील पूंजी में क्या कहा जाता है, तो कह रहा है कच्चा माल और नगद मुद्रा। क्यों कार्यशील पूंजी इनको कह रहे हैं, क्योंकि कह रहा है कि ये उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। यानी ऐसी पूंजी जो उत्पादन प्रोसेस में खत्म ना हो, जैसे जमीन, मकान, दुकान, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी। और ऐसी वस्तुएं जो सेवा और वस्तुओं के उत्पादन के दौरान खत्म हो जाए, उपयोग में आ जाए, वैसे पूंजी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में चैप्टर में देखते हैं आगे क्या कहानी बढ़ती है। अब कह रहा है कि एक चौथी पूंजी भी होती है, एक चौथी पूंजी भी होती है। वो चौथी पूंजी क्या है भाई, तो कह रहा है कि उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करके योग्य बनाने के लिए जो ज्ञान की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं उद्यमता। यानी एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी हमको जिसके पास इतनी बुद्धि हो कि वो श्रम, भूमि और साथ ही साथ क्या भौतिक पूंजी, इनको एक साथ इकट्ठा करके सेवा और वस्तुओं का निर्माण कर सके। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यम। और ऐसे लोगों की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, मानव पूंजी। हालांकि इस चैप्टर में मानव पूंजी के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी नहीं दी हुई है। मानव पूंजी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को जानने के लिए इतना ही मिलता है।
आगे जैसे जैसे हम लोग की पढ़ाई बढ़ेगी, अगले चैप्टर्स में हम लोग जाएंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि मानव पूंजी क्या होता है, मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है, मानव पूंजी ना हो तो कैसी दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है कि मानव पूंजी जो है वो क्या करता है कि उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, उसको हम उत्पादन के कारक कहते हैं। यानी ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सबको इकट्ठा करके जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए इन सारी तीन चार चीजों को हम लोग मिला जुला के क्या कहते हैं, उत्पादन के कारक या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए आगे देखते हैं कि यहां पे क्या दिक्कतें और आ रही हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि पालमपुर का जो मुख्य कार्य है वो है खेती, और खेती के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई होती है कि खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होती है। स्थिर होने का तात्पर्य ये हुआ कि उसके आकार को बहुत ज्यादा बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। हालांकि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण इसकी आकार में कमी तो आ रही है, लेकिन वृद्धि अमूमन नहीं होती। चलिए इसके लिए और आगे क्या उपाय है उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि वर्ष 1960 में आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। यही बात आई कह रही है, कही जा रही है कि कुछ बंजर भूमि में को कृषि योग्य भूमि में बदलना गया है, लेकिन वो भूमि पर्याप्त नहीं है। तो अब भूमि को मापने की इकाई क्या है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भूमि को मापने की मानक इकाई हेक्टेयर होती है। हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत जगह बीघा, गुंठा आदि जैसे क्षेत्रीय भाषाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमूमन देखिएगा कि जमीन को मापने का जो मानक इकाई है वो हेक्टेयर है। तो अब यहां पे प्रश्न ये उठता है, तो हेक्टेयर हम किसको कहेंगे? तो कह रहा है 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है 1 हेक्टेयर। यानी 100 मीटर स्क्वायर का जो स्क्वायर मीटर की जो जमीन होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे 1 हेक्टेयर। तो यहाँ पे जमीन मापने का हमको जो मानक इकाई है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को फसल के सीजन्स के बारे में बताए जा रहे हैं। तो अमूमन यहाँ पे हालांकि 3 सीजन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 2 के बारे में उल्लेख किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी में जो लिखा रहेगा उसी को हम लोग अटल सत्य मान के चलेंगे। हालांकि इसमें जानकारियां एक क्लास 9 के बच्चे के बौद्धिक स्तर को देख के लिखा गया है, इसलिए हम लोग इसके बारे में जब पढ़े तो हम लोग को इसको परम सत्य नहीं मान लेना है। इसके बारे में बाकी जानकारी के लिए हम लोग एडवांस स्टडीज क्लासरूम वगैरह में करेंगे। चलिए यहां पे क्या रहा है कि बरसात के मौसम को खरीफ कहा जाता है, और जिसमें कि किसान अधिकतर ज्वार या बाजरा उगाते हैं, और बाद में अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती होती है। और जब वहीं सर्दी की मौसम आती है तो सर्दी के मौसम को रबी कहा जाता है। यानी कि बरसात में जो खेती की जाती है उस खेती को हम लोग खरीफ कहते हैं, और जो सर्दी में जो खेती होती है उसको हम लोग रबी कहते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि रबी की खेती, खरीफ की खेती, तो क्या होता है यहाँ पे हम लोग को जानकारी मिल रही है। चलिए आगे और देखते हैं इसमें और क्या जानकारी दी हुई है। चलिए यहाँ पे हम लोग को किसानों के एक तकलीफ के बारे में एक बात कही गई है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत के सभी गांवों में ऐसे उच्च स्तरीय सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। सिंचाई यानी खेतों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था। तो यहाँ पे कह रहा है नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्र में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र में के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्र खेती मुख्यतः वर्षा पे निर्भर करती है। यानी कि हमारे देश में अगर 100 हेक्टेयर जमीन है
तो वहां पे 40 हेक्टेयर जमीन ही ऐसी है या फिर उससे थोड़ी कम ही ऐसी भूमि है सिंचाई जहां तक उपलब्ध कराई गई है। बाकी 60 या उससे अधिक प्रतिशत जो भूमि है वहां पे कृषि के लिए लोग आज भी बरसात पर ही डिपेंडेंट है, या फिर हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि खेती भारत में बरसात के साथ जुआ है, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे एक बात कही गई है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, तो मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ये भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। यानी कि अगर आपके पास जमीन आप नहीं बढ़ा सकते, जमीन के आकार को नहीं बढ़ा सकते, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, तो आपके पास एक ऑप्शन ये बचता है कि आप एक काम करो कि एक ही जमीन पर बार बार खेती करो। तो एक जमीन पर अगर आप एक वर्ष में एक से अधिक बार खेती करते हो तो वैसे खेती के प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, बहुविधि फसल प्रणाली या मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या उससे कुछ उपाय निकलता है या फिर और भी कोई तरीका है जिससे कि हम अपने खेती के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग को कुछ जानकारी मिल रही है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि जब भारत 1950-51 की बात करें तो वहां पे भारत में जो जुताई क्षेत्र थी यानी जिसमें खेती होती थी वो कितनी थी, 132 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 2016-17 में बढ़ के कितना हो गया, 200 मिलियन हेक्टेयर। हालांकि आप लोग नए डेटा के अनुसार यानी 2021-22 के डेटा के अनुसार या 2022-23 के डेटा के अनुसार इस डेटा को अपडेट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब हम लोग को बताया जा रहा है कि एक तो आपके पास मल्टीपल क्रॉपिंग एक आ गया, उत्पादन को बढ़ाने की जो सुविधा या फिर कह सकते हैं तरीके को आप अपना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप अधिक उपज के लिए खेती में, दूसरा तरीका यह है कि आप अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। किसी उपज को भूमि के किसी एक टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा किए गए फसल के रूप में मापा जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि उपज किसको कहते हैं तो उपज का सीधा तात्पर्य ये होता है कि एक भूमि पर आप एक साल में कितनी फसल को पैदा कर रहे हो। तो उपज को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, दूसरा तरीका बताया जा रहा है कि पहले क्या होता था कि 1960 या उससे पहले पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। तो पारंपरिक बीजों के साथ दिक्कत क्या थी भाई, तो पारंपरिक बीजों के साथ दिक्कत ये थी कि इनकी उपज जो है अपेक्षाकृत कम थी, यानी इससे ज्यादा उपज नहीं हो पाती थी, ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाते थे। तो भाई ये तो बुरी बात है, लेकिन हर बुराई के साथ कुछ अच्छाई भी होती है और हर अच्छी चीज के साथ कुछ बुराई भी होती है। तो जो पारंपरिक बीज है उसके साथ बुराई तो ये थी कि वो उसकी उपज बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छी बातें भी संलग्न थी। वो क्या थी देखते हैं। पारंपरिक बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी, यानी कि पारंपरिक बीजों के साथ खासियत यह होती है कि इसको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। और शायद यही कारण है कि हमारे देश में इस साल से देखा होगा आप लोगों ने, मिलेट्स यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं उसके पैदावार पे बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो मोटे अनाज होते हैं वो अमूमन आपके पारंपरिक बीजों से उत्पन्न होते हैं। चलिए, तो अब क्या था कि एक तो पानी कम जरूरत पड़ती थी पारंपरिक बीजों के साथ, तो दूसरा फायदा क्या था कि किसान को उर्वरकों के रूप में गाय का गोबर या दूसरे प्राकृतिक खाद का प्रयोग करना होता था, और वो जो होता था किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। यानी कि ऐसे फसल को उगाने में जो लागत मूल्य थी किसानों की, वो लागत भी बहुत कम थी। यानी सिंचाई तो कम चाहिए ही, साथ ही साथ क्या है कि खाद या उर्वरक के रूप में ऐसी चीजों की आवश्यकता पड़ती थी जो किसानों को खरीदना नहीं पड़ता था, उनके पास ऐसे ही अवेलेबल रहता था। क्योंकि आप लोग जानते हो गांव में लोग गाय वगैरह पालते ही हैं, उनसे जो गोबर होती है उससे भी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब क्या होता है कि 1960 के दशक के अंत में ही हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों को क्या कहा गया है, HYV। HYV बोले तो
हाई यील्ड वैरायटी, तो हाई यील्ड वैरायटी यानी कि उच्च उपज वाले बीज के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। यानी कि HYV जो है मुख्यतः कैसे फसलों से संबंधित है, तो वो संबंधित है गेहूं और चावल से। आगे क्या कहता है, परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों में एक ही पौधे से ज्यादा उपज होती थी। एक ही पौधे से ज्यादा उपज, या दूसरे भाषा में बोले तो ज्यादा अनाज पैदा की जाती थी। लेकिन फिर हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि जैसे हर बुरी चीज के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है, तो ऐसे ही हर अच्छी चीज के पीछे भी कुछ बुराई होती है। तो HYV में जो पैदावार थी वो तो बढ़ी, लेकिन कुछ दिक्कतें भी थी। दिक्कत क्या थी भाई, तो पहली दिक्कत ये थी कि उसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती थी, और उसके साथ साथ अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की भी जरूरत पड़ने लगी। यानी कि अब क्या हुआ कि किसानों के लागत मूल्य में वृद्धि होने लगी। तो अब क्या हुआ कि इससे एक दिक्कत तो ये हुई, और दूसरी दिक्कत क्या हो गई कि इस जो HYV या फिर कह सकते हो कि जो हरित क्रांति है, इसका लाभ जो है मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को ही मिल पाया। यानी ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसका फायदा पूरे भारतवर्ष को नहीं मिला। किसको किसको मिला भाई, तो मिला पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को, और सिर्फ किसानों को नहीं, बड़े किसानों को। क्यों बड़े किसानों को मिला, वो भी इसी कहानी में आगे बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक जानकारी हमको और मिलती है कि 1965-66 में जहां दालों का उत्पादन 10 करोड़ टन और गेहूं का उत्पादन 10 करोड़ टन ही था, वहीं 19-20 में यही उत्पादन 23 करोड़ टन दालों की और 108 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन बढ़ गया HYV के कारण। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि दालों के उत्पादन में बहुत विशेष परिवर्तन नहीं आया है, जबकि गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ चुका है। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। अब यहाँ पे जो आधुनिक खेती के तरीकों को हम लोग अपना रहे हैं, उससे क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसके बारे में वैज्ञानिक हमको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वैज्ञानिक रिपोर्टों के से संकेत मिलता है कि खेती के आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, हमारे पास कम है, लेकिन जो अति उत्पादन हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि इन संसाधनों का हम लोग जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। तो उसके बारे में कह रहा है कि अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के जल स्तर सतत सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। यानी ना सिर्फ आपकी जमीन की उर्वरकता यानी कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि आपके जो जमीनी जल होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसके लेवल में भी कमी आ गई है हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के दुष्प्रभाव के रूप में। चलिए और क्या दुष्प्रभाव है भाई, वो भी देख लिया जाए। यहाँ पे एक खेत की एक गांव के खेती वाली जमीन की तस्वीर दी गई है, या फिर कह सकते हो कि पालमपुर गांव में जो कृषि योग्य भूमि है उसकी कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि एक छोटे ही इलाकों में कई छोटे छोटे खेत हैं। कुछ खेत हैं जो बाकी की तुलना में काफी बड़े हैं, और कुछ खेतों के बारे में आप देख सकते हैं कि ये मझोले आकार के खेत हैं। ऐसा क्यों हुआ है, आगे देखते हैं। हम लोग जो पिछले पेज में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक खाद के इस्तेमाल से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ पेपर के छपे हुए न्यूज के बारे में यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। कह रहा है रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म
अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग से कुछ समय पश्चात मिट्टी पहली की तुलना में कम कम उपजाऊ रह जाएंगी। और ये कहाँ दिया गया है? डाउन टू अर्थ कोई न्यूज़पेपर है जो कि नई दिल्ली से छपती है, वहां से। तो यहाँ पे भी पेपर में भी लगातार इसके बारे में खबरें आ रही हैं, ये बताया जा रहा है। एक और न्यूज़पेपर है द ट्रिब्यून, जो कि चंडीगढ़ से प्रकाशित होती है, उसमें छपे हुए न्यूज़ के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया गया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसानों का ग्रीन रेवोल्यूशन से ऐसे भी जो इनपुट कॉस्ट बढ़ा था, अब क्या हुआ है, ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि अब पहले जितने पैदावार को पाने के लिए अब आपको रासायनिक खाद ही सही हो, लेकिन उसको ही आपको ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। चलिए, अभी हम लोगों ने इस पेज में देखा कि यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ मझोले आकार के हैं और कुछ काफी छोटे हैं। इस छोटे खेत की कहानी क्या है? यहाँ पे एक गोविंद सिंह नाम के कृषक की कहानी दी गई है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह जो है कृषक हैं, जिनके पास 1960 में 2.25 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि थी। लेकिन क्या हुआ कि उनके 3 पुत्र थे, तीनों पुत्र को बाद में ये जमीन आपस में बांट दी गई, जिस कारण से क्या हुआ कि ये जमीन बहुत छोटी हो गई, यानी कि 0.75 हेक्टेयर एक भाई के हिस्से में पड़ी, जिस कारण से क्या हुआ कि वो वहां पे बहुत दिन तक अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए और अंततः क्या होता है कि उनको दूसरा काम अब ढूंढना पड़ रहा है। तो यहाँ पे छोटे जो खेत बन गए हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं लैंड फ्रेगमेंटेशन, वो क्यों हुआ है, यहाँ पे कहानी बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई जब खेती करेंगे तो खेती में तो पहले तो आपको भूमि की जरूरत पड़ गई, फिर आपको बीजों की जरूरत पड़ गई, आपको उर्वरकों की जरूरत पड़ गई, लेकिन इन सब किसानी का काम करेगा कौन, या फिर मजदूरी कौन करेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो यहाँ पे देखा, हम लोगों ने देखा कि किसान दो प्रकार के होते हैं, एक छोटे किसान होते हैं और एक बड़े किसान होते हैं। तो छोटे किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने परिवार के लोगों को ही अपने साथ काम पे लगा देते हैं, लेकिन मझोले या बड़े किसान जो होते हैं वो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। यानी कि आपके पास दो तरह के किसान मिले, एक किसान जो छोटे हैं और दूसरे जो मझोले या बड़े किसान हैं। छोटे किसान उत्पादन के लिए क्या कर रहे हैं कि अपने ही परिवार के लोगों को खेती में लगा दे रहे हैं। वहीं जो मझले या बड़े जो किसान हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि इस खेती के लिए दूसरे जगह से लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रख रहे हैं। ऐसी एक कहानी हम लोग को आगे देखने को मिलेगी कि क्यों ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें ये जो सज्जन है इनका नाम है डाला और ये जो है इनका नाम है रामकली। ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इनके अपने खेत में बहुत ज्यादा उपज नहीं होने के कारण इनको दूसरों के खेत में काम करना पड़ रहा है और जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं मजदूरी करके वो पर्याप्त नहीं है। और इस कारण से ये क्या हो रहे हैं, ये लगातार गरीब होते चले जा रहे हैं। और ना सिर्फ गरीब हो रहे हैं बल्कि गरीबी के कारण इनको उधार लेना पड़ रहा है, और वो जो उधार ले रहे हैं उस पर जो उनको ब्याज देना पड़ रहा है वो काफी ज्यादा है। और जिस कारण से क्या हो रहा है कि ये मूलधन नहीं चुका पा रहे हैं, उधार के सूद को नहीं चुका पा रहे हैं और धीरे धीरे ये गरीबी के जाल में और फंसते चले जा रहे हैं। तो ये कहानी है डाला और यहाँ पे नाम लिखा हुआ था, अभी हमने बताया भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खेती के लिए पूंजी कहाँ से आएगी? तो यहाँ पे कह रहा है कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अंततः अब किसानों को पहले से की उपेक्षा ज्यादा पैसे चाहिए।
जो कि छोटे किसानों के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन वहीं पर कह रहा है कि छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों के खेत से बचत होती है, इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। यानी छोटे किसानों के पास पूंजी नहीं होने के कारण वो और गरीब होते चले जा रहे हैं, वहीं मंझोले किसान जो है या फिर बड़े किसान हैं उनके पास पर्याप्त पैसे हैं और उस पैसे के कारण उनका प्रोडक्टिविटी और बढ़ रहा है, उनका प्रोडक्शन और बढ़ रहा है, जिस कारण उनके पास और पैसे आ रहे हैं और जिस कारण से वो क्या कर पा रहे हैं और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पा रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सविता की कहानी दी गई है, जो सविता फिर वहीं उधार ले लेती है, फिर उसको बहुत पर्याप्त पैसे नहीं मिल पाते। ये इन सारी बातों को यहाँ पे कही गई है। अब चलिए यहाँ पे पालमपुर में हमने कहा था कि कृषि के अलावा कुछ और भी कार्य होते हैं, जिसको कि हम लोगों ने कहा था कि गैर कृषि कार्य इनको कहा गया है। तो गैर कृषि कार्य में एक कार्य क्या है, डेयरी का। तो डेयरी यानी क्या होता है, दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन के लिए क्या किया जाता है कि लोग क्या कर रहे हैं कि भैंसों को पाल रहे हैं और उनसे जो दूध उत्पन्न हो रहा है उसको अब बगल के गांव रायगंज में ले जाके बेच रहे हैं, जिससे कि उनको पर्याप्त पैसे मिल जाते हैं। और ये ऐसा कर इसलिए भी पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा कि पालमपुर जो है बहुत अच्छे तरीके से सड़कों के माध्यम से आसपास के इलाकों से जुड़ा हुआ है। फिर अगला चीज हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण यानी छोटे साइज के कंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में लगे हुए जो लोगों की संख्या है वो 50 से भी कम है और जो वो प्रोडक्शन का काम करते हैं वो मुख्यतः आसपास की बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले प्रोडक्शन प्रोसेस की तुलना में काफी छोटे स्तर पर होता है। चलिए, और ना सिर्फ छोटे स्तर पर होता है बल्कि बहुत सरल उत्पादन की विधियों को प्रयोग किया जाता है इनके द्वारा। यहाँ पे मिश्री लाल और करीम की कहानी दी गई है। अभी हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था पीछे कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने बौद्धिक रूप से काम करके पैसे कमाते हैं और दूसरे जो शारीरिक रूप से काम करते हैं। तो यहाँ पे कहानी बताई गई है मिश्री लाल की। जो मिश्री लाल क्या करते हैं, गुड़ का उत्पादन करते हैं। वो क्या करते हैं, गुड़ का उत्पादन करते हैं। और करीम जो है वो क्या करता है, एक कंप्यूटर सेंटर चलाता है। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर सेंटर चलाने वाला जो है वो शारीरिक से ज्यादा बौद्धिक स्तर का काम करता है, और वहीं यहाँ पे मिश्री लाल जो है वो शारीरिक मेहनत करते हैं। और इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि मिश्री लाल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं सुधर पाती, लेकिन वहीं अगर हम लोग देखें कि इसके तुलना में करीम की जो आर्थिक स्थिति है वो दिन प्रतिदिन सुधरती चली जा रही है। उसका कारण क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में आगे बता सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। हम लोगों ने देखा कि इस चैप्टर में समझने के लिए बहुत विशेष चीजें नहीं थी। कुल मिला के अगर सारांश को देखें तो यही है कि पालमपुर एक छोटा सा गांव है जो कि आसपास के कस्बों से बहुत अच्छे से सड़कों से जुड़ा हुआ है। जो पालमपुर के निवासी हैं वो या तो खेती करते हैं या फिर गैर खेती कृषि योग्य जो कार्य होते हैं उसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें कि डेयरी, विनिर्माण इत्यादि शामिल शामिल हैं। जो खेती कर रहे हैं उनमें दो तरह के लोग हैं, एक जो छोटे किसान हैं और दूसरे जो मझोले या बड़े कृषक हैं। जो छोटे कृषक हैं उनकी जो भूमि ना सिर्फ छोटी है बल्कि उनके पास बहुत ज्यादा पूंजी भी नहीं है, जिस कारण से वो धीरे धीरे और गरीब होते चले जा रहे हैं। वहीं जो मझोले या फिर जो बड़े कृषक हैं उनके पास ना सिर्फ बड़ी जमीन है बल्कि उनके पास पर्याप्त पूंजी है, जिस कारण से वो लगातार अपने उत्पादन को बढ़ा पा रहे हैं और उनसे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे से सुधर रही है। फिर हम लोगों ने आगे देखा कि जो किसी भी तरह के उत्पादन करने का जो कारण होता है वो होता है कि किसी के जरूरतों को यानी नीड को पूरा करना। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किसी भी उत्पादन को करने के लिए मुख्यतः चार तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। उसमें पूंजी, श्रम, भूमि और मानव पूंजी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मानव पूंजी क्या करता है, इन तीनों बाकी चीजों को जोड़कर उत्पादन करता है। इसीलिए इन तीन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है कि इनको उत्पादन के कारक कहे गए हैं। फिर हम लोगों ने आगे देखा कि 1960 के दशक में तक जो भारत में जो उत्पादन की तरीके
को हम लोग इस्तेमाल करते थे उसमें हम लोग नॉर्मल जो पारंपरिक रूप से मिलने वाले बीज थे उससे उत्पादन करते थे। लेकिन 1960 के अंत में क्या होता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि हरित क्रांति में कुछ नुकसान हुए तो कुछ फायदे भी हुए। फायदा क्या हुआ कि हमारे देश में चावल और गेहूं के उत्पादन में प्रचुर वृद्धि हो गई। लेकिन नुकसान क्या हुआ कि बाकी चीजों के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाई। उसके साथ हम लोगों ने देखा क्या कि किसानों के आय में वृद्धि हुई। लेकिन हम लोगों ने देखा क्या कि इससे उनके लागत मूल्य में वृद्धि हो गई है, क्योंकि उनको अब केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जैसे चीजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। फिर हम लोगों ने आगे देखा कि ये केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो है वो पर्यावरण के लिए अच्छी बात नहीं है, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा है कि हरित क्रांति के दौरान जो पानी का उपयोग हुआ वो बढ़ गया, और जिस कारण से जल स्तर में भी कमी आई। और जो इसका लाभ जो है वो सिर्फ 3 राज्य तक सिमट के रह गया, वो था हरियाणा, पंजाब और वेस्ट उत्तर प्रदेश। फिर हम लोग आगे देखते क्या है कि हमारे जो गांव में जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं उनकी आर्थिक स्थिति तो बहुत ज्यादा नहीं सुधर रही है। लेकिन हाँ, गैर कृषि कार्य में जो कुछ लोग हैं वो जो वहां पे व्यापार कर रहे हैं उनकी स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन वहां पे जो नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज हैं, यानी कि जो अपने सर्विसेज के द्वारा अपने आप को ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा तेजी से सुधर रही है। ये था क्लास 9 का चैप्टर 1 यानी कि इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। ऐसे ही एक अगले चैप्टर के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।